ऐसे का टॉपिक हम लोगों को करना है बीपीएससी मेंस। आप जानते हैं कि टोटल 900 मार्क्स का है, या पहले से जानते हैं? ये जो 900 मार्क्स है, इसके अलावा तो ऑप्शनल है, क्वालिफाइंग है। चाहे ऑप्शनल है चाहे हिंदी है, वो दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, तो छोड़ देते हैं हम लोग। ये 900 मार्क्स का है और इस 900 मार्क्स में जा रहे हैं तो 3 पेपर है, GS 1, GS 2 और एस्से। ये 3 है नहीं। GS 1 300 मार्क्स, GS 2 300 मार्क्स और एस्से 300 मार्क्स। तो जनरली क्या है कि ये GS पेपर 1 और GS पेपर 2 है, इस पे ये जो दोनों बीपीएससी का ये पेपर है, ये प्रेडिक्टेबल पेपर है। प्रेडिक्टेबल का मतलब ये हुआ कि टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपको पहले से पता है कि यहां पर क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे इसी में जाते हैं तो आपका हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स और डीआई। ये तो पहले से आपको पता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डीआई। तीनों में हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स आना है ये आपको पहले से पता है। करंट अफेयर्स में भी ऑलमोस्ट पता चल जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल इशूज में। और डीआई में टोटल 4 ही टॉपिक है, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो भी डायग्राम है और ये बाकी सारा, तो उसमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये तीनों के तीनों। और इसमें भी जा रहे हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। ठीक है, साइंस टेक। तो यहां पर भी सिलेबस बन जाता है और आप तैयारी करते हैं। सबसे डेंस जो कहा जाए कि सघन जो विषय है बीपीएससी में, वो यही वाला है। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी यहीं पे है, कंटेंट की, टॉपिक की और नॉलेज की भी यहीं पे। बाकी ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला सेक्शन जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और ये वाला क्या है? बिहार है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी, या कहा जाए शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 में है। और ऐसे में जा रहे तो यहां पर ये जो सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे वाला, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसके जो सेक्शन है, यहां पे प्रेडिक्टेबल है भाई, एग्रीकल्चर से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, या मान लो ज्योग्राफी में जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट से आएगा, या प्लानिंग से आएगा, इस तरह के टॉपिक से आएंगे यहां दोनों में। लेकिन ये थोड़ा, ये क्या हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल है ये। एक तो इसका टॉपिक्स अनप्रेडिक्टेबल है, क्या पूछा जाएगा ये अनप्रेडिक्टेबल है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस दोनों में लैंग्वेज की भूमिका कम होती है। अब बहुत सारी चीजों को पॉइंट्स में लिख देंगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन ऐसे का डेफिनेशन ही है कि जो आपके भाव और विचार हैं किसी भी टॉपिक का, उसको आप बेस्ट ऑफ लैंग्वेज के साथ बांधिए। माने कोई भी टॉपिक का जो भाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंस एंड ओपिनियन को आप एकदम कहा जाए विद द बेस्ट ऑफ लैंग्वेज। यहां पे बेस्ट ऑफ लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, यहां पे जैसे तैसे लैंग्वेज हो, डायग्राम बना दिया, टेबल बना दिया, पॉइंट्स दे दिया। ठीक है, यहां पे एक एक वर्ड में चीजों को आप लिख के भी चल सकते हैं। यहां पे लिबरलाइजेशन सीधा लिख दिया। लेकिन यहां पे क्या होगा कि यहां पे सेंस है और आपके जो ओपिनियन है उसको बेस्ट ऑफ लैंग्वेज के साथ आपको लिखना पड़ेगा। इट टेस्ट द नॉलेज ऑफ एंड आल्सो योर लिटरेरी पावर। जो आपकी भाषा की पकड़ है उसको भी ये टेस्ट करता है। अब आपको उसमें क्या होगा कि कोई वसुधैव कुटुंबकम
आपको लिखना पड़ेगा। आपका जैसे हमको तो आता नहीं है, बहुत सारे जो लिटरेरी बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं उनको आप देखेंगे कि वो बड़े अच्छे 2-2 3-3 सेंटेंस का संस्कृत का श्लोक, ठीक है, उस तरह से जो अन्न ही क्या है, अन्न ही ब्रह्म है, इस तरह से होता है ना स्लोगन। और आपको कम से कम कहा जाता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 के आसपास ऐसे स्लोगन्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे, जैसा जहां जरूरत हो, जैसे विमेन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से, अर्थ का और एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, नहीं उसी तरह से जाते हैं तो कोई लिटरेरी फिलोसफिकल अगर बात है तो उससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना होगा, कोई पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ कि ये महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी हैं जिन्होंने देश के विचारधारा का आधार तैयार किया। इट्स महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्ध हु हैज क्रिएटेड फिलोसफिकल बेस ऑफ इंडिया एज ए कंट्री। भाई हम जैसे आप जाएंगे तो भारत के साथ क्या है कि भारत अफगानिस्तान तो नहीं है, भारत कोई चाइना भी नहीं है, भारत जाएंगे तो बांग्लादेश भी नहीं है, भारत क्या है? तो ये कहां से ये जो हमारे अंदर में ये जियो और जीने दो नहीं तो पता चला ऐसा कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश आपको धमकी दे दे, नेपाल आपको धमकी दे दे, छोटे छोटे मालदीव आपको धमकी दे दे और आप चुपचाप आप उसको रह जाते हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? हु हैज गिवन दिस बेस ऑफ थॉट एंड बेस ऑफ बिहेवियर, माने किसने दिया? तो उसमें गांधी जी और अगर मान लो गौतम बुद्ध का नाम अगर आए तो आप इस पे कैसे एस्से लिखेंगे? एक होता ना जैसे 3 सेक्शन जो एस्से का है बिहार बीपीएससी में, 3 सेक्शन में सेक्शन ए में तो इस तरह का एस्से आएगा ना, फिलोसफिकल या लिटरेरी एस्से तो आएगा। एक जैसे कहा जाता है कि जो सिनेमा होता है वो समाज का दर्पण होता है, साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। द पिक्चर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड लिटरेचर इज आल्सो द मिरर ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो 3 बातें तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है ना किसी भी ऐसे में, कंटेंट का, दूसरा आपका जो अपना ओपिनियन है, कंटेंट में आपका अपना ओपिनियन, और थर्ड हो जाता है उसमें, ठीक है, आपका लिटरेरी बैकग्राउंड। माने ऐसे में जीएस के क्वेश्चन में मान लो हमारा अगर अशुद्धियां हो जाती हैं तो चल जाता है, लेकिन अदरवाइज इसमें कहां अशुद्धियां चल पाएगा, ऐसे में कहां अशुद्धि चलेगा? आप संस्कृत का श्लोक लिखेंगे और उसमें अशुद्धि हो जाए, कोई श्लोक लिखेंगे कोई 2-3 लाइन का और उसमें अशुद्धि हो जाएगा तो कहां चलेगा ये? और कोई कोटेशन आप यूज कर रहे हैं और कोटेशन में ही स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तब तो कितना सब उस पेज का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट्स है और उसी में। तो इसलिए यहाँ पे ये जीएस का जैसे होता ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे जीएस का एक्सटेंशन है? तो कहा जाता है, अतुल प्रसाद जी ने भी कहा था, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था, एक बार उनका रिटायरमेंट हो रहा था तो उसमें, तो उनका ये कहना था कि हम जीएस को एसए को जीएस का एक्सटेंशन नहीं बनने देंगे। बीपीएससी ने जब एसए को इंट्रोड्यूस किया तो भाई एसए तो इन जनरल क्या हो जाता है कि भाई एक तरह से जीएस का ही एक्सटेंशन है। तो उन्होंने 68 का क्वेश्चन पेपर अभी आ गया, लग गया है इसमें, 68 का जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने हार्ड कोशिश किया था, जो कि अच्छा नहीं था। हमने उसकी तारीफ नहीं किया था, हमने वीडियो बना के उसकी आलोचना किया था कि जो उन्होंने कोशिश किया उससे एसए का उन्होंने सत्यानाश कर दिया था। ऐसे अच्छा एसए का पेपर नहीं बनाया था उन्होंने 68 में, 69 का एसए का पेपर अच्छा हो गया था। क्यों? इसका रीजन क्या था कि उन्होंने एसए को जीएस से अलग करने की कोशिश किया था 68 में, जबकि ऐसा होता नहीं है। एसे लिखने का तरीका अलग होता है, कंटेंट तो वही होगा, तरीका अलग होगा। लाइक कोई भी टॉपिक है, अजल गगरी छलकत जाए, तो आपको अजल गगरी छलकत जाए का उत्तर थोड़ी लिखना है, अजल गगरी छलकत जाए का जो भाव है, जो कोर इशू उसका है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब कोर इशू को एक्सप्लेन करना है तो जीएस के नॉलेज से आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आपको यहां पे लैंग्वेज अलग तरीके का लिखना पड़ेगा, जीएस वाला लैंग्वेज यहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है, और उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इसमें से आता है। लेकिन क्लास की लिमिटेशन ये है कि क्लास में तो हम लोग उसका जो कोर विषय है, जो किसी भी ऐसे का जो 3 पार्ट होता है, उसी 3 पार्ट का फॉर्मेट यहां पे होगा, कंटेंट तो आपको मिल जाएगा नहीं, फॉर्मेट जैसे 3 ऐसे का 3 पार्ट होता है। तो उसमें हमने ये बताया कि ये बात ध्यान रखिए कि जो बीपीएससी का ऐसे है वो जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट जीएस से ही जाएगा, ओरिएंटेशन अलग तरीके का होगा। एग्जाम्पल के रूप में कि हरित क्रांति ने परंपरागत कृषि को बर्बाद कर दिया। अब ये क्या हुआ
इसका जीएस का जब आंसर होगा, जीएस का जब क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा? हाउ हरित क्रांति, हरित क्रांति, द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड हाउ इट विल बी, हाउ दीज चैलेंजेस विल बी सॉल्व्ड। माने हरित क्रांति किस प्रकार भारत में कृषि के कृषि विकास, कृषि के लिए बाधक रहा और इस समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। ये सिंपल सा जीएस का। लेकिन वही ऐसे में जब गया, देखो लैंग्वेज चेंज हो गया। ऐसे में क्या हो गया, हरित क्रांति ने क्या हरित क्रांति ने भारत के परंपरागत कृषि को बर्बाद किया। ठीक है, अब इस पर आपको ऐसे लिखना है। तो अब इस ऐसे का क्या फॉर्मेट होगा? कंटेंट निश्चित रूप से ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कंटेंट आपका है, आपको यहां पे 3 पार्ट तो जानना ही होगा भाई। परंपरागत कृषि जानना पड़ेगा आपको हरित क्रांति के दौरान जो कुछ भी हुआ वो जानना पड़ेगा, और आपको वे फॉरवर्ड भी जानना पड़ेगा कि यद्यपि परंपरागत खेती प्रभावित हुई है और उससे अनेक समस्याएं पैदा हुई, ठीक है, किंतु द्वितीय चरण की हरित क्रांति के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यही हो रहा है ना कोशिश भाई। परंपरागत कृषि के जो बैलेंस था, उसी बैलेंस को दोबारा लाने की कोशिश किया जा रहा है। हम एकदम से थोड़ी उसे वे फॉर कंक्लूजन भी हम एकदम से अलग दिशा में लेके चले जाएंगे। कंक्लूजन में तो आपको क्या करना होगा, वे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे थॉट देना पड़ेगा जिससे कि चीजें आगे की तरफ बढ़ जाए। क्लियर है? तो इसमें ये बात है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक ही टॉपिक का तो एक कंटेंट, जीएस से कंटेंट जरूर जाएगा, लेकिन आंसर लिखने का तरीका अलग होगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 700-800 शब्द के तीन ऐसे लिखने हैं और तीनों 3 तरह के हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सिलेबस बन जाता है। ये अलग से भी एक बड़ा सिलेबस बन जाता है। और दोनों लेवल पे, लिखने के लेवल पर भी शुद्धि की भी, लिटरेरी आ जाएगा। यदि आपको लिटरेरी स्ट्रांगनेस आपके साथ आ जाएगा, यदि आपको क्या होगा, यदि आपको कंटेंट पे कमांड है और थोड़ा आपने ध्यान दे करके कुछ, जो अब मेंस पास करने जब जा रहे हैं तो भाई थोड़े बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा लैंग्वेज के ऊपर, कि भाई अशुद्धियां ना होने पाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए हिंदी का, इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ले लीजिए इससे निबंध, इससे और इसमें निबंध, और ये 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट है। कौन कौन सा? सेक्शन ए या खंड ए, दूसरा सेक्शन बी, खंड बी, और सेक्शन सी और खंड सी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तीनों में होना क्या चाहिए? बीपीएससी कई बार मिक्सअप कर दे रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मान लो जाएं, अगर हम पेपर को देखें तो पूरा पेपर होना चाहिए। तो तीनों में हम अपने, देखो मेरी भूमिका इस वाले में होती है, सेक्शन बी में। ठीक है, इसका सेक्शन ए वाले टीचर अलग होंगे, सेक्शन सी वाले टीचर अलग होंगे, मेरा सेक्शन बी में होगा। और सेक्शन बी में 2 सेक्शन है, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 2 सेक्शन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए में इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी का नहीं पूछेगा, वहां भी पूछ सकता है। लेकिन मेन जो सेक्शन बी है वो हमेशा इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 3 पर ये रहेगा। ये कविता कहावत का है और ये वाला लिटरेचर और फिलॉसफी का है। ठीक है, 3 तरह का होगा ये। तो ये इसमें लिख लो, दर्शन एवं साहित्य, इंग्लिश में लिख दीजिए फिलॉसफी एंड लिटरेचर, दर्शन एवं साहित्य, फिलॉसफी एंड लिटरेचर। और इसमें 4 सेक्शन लिख दीजिए, कौन कौन से? इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, 5 सेक्शन, आईआर और साइंस टेक। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, साइंस टेक्नोलॉजी एज ए बून और बेन। ठीक है, बून है या कर्स है, क्या है? तो अब यहां कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? या खूब कंटेंट चाहिए, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके का होगा। ठीक है, बस ये है। और सेक्शन सी में लोकोक्तियां, लोकोक्तियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ?
कविता, कहावत, प्रोवर्ब्स, अच्छा कहावत, इडियम्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इस वाले सेक्शन का, मेरे वाले सेक्शन का कुछ आप वो लिख लीजिए, कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लीजिए मेरे वाले सेक्शन का। बाई आर कुमार, बाई बाई लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, और उसमें मेरा नाम लिख करके इकोनॉमी, सर दूसरे लोग बोलते हैं, अपने क्या बोला जाता है, अपने नाम बोला जाता है। आजकल तो सब लोग सर, लोग खुद ही सर लगा के चल रहे हैं, नहीं? हाँ, तो इकोनॉमी और साइंस टेक। हम क्या करेंगे ना कि पीछे वाला भी जो सारा ऐसे है ना, वो रवि को बोल रहे हैं, तो क्या करेगा कि सारे ऐसे को टीचर के अकॉर्डिंग कर देगा। जैसे जो जो टीचर पढ़ा रखे हैं जितने टॉपिक का, तो टीचर के अकॉर्डिंग उनका उनका ऐसे कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि 12 को टीचर रहेंगे, तो हर टीचर का 4 4 5 5 8 8 10 10 टॉपिक है, तो 8 8 10 10 टॉपिक होगा, तो सबने फॉर्मेट में ही कराया है, तो फॉर्मेट में कराया है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मेरे वाले में एक इसमें आप लिख लीजिए, मेरे वाले में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पहले लिख लो, इकोनॉमिक्स का लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। पहले हम देखो, हम सीधा सीधा टॉपिक बता रहे हैं, इससे घुमा घुमा के आएगा, लैंग्वेज में आएगा, नहीं जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो ये होता है कि नैनो तकनीक एक तरफ अनेक समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए भी इसके द्वारा मानव सभ्यता को नष्ट भी किया जा सकता है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे सीधे नहीं पूछेगा जीएस जैसा कि नैनो तकनीक को परिभाषित करें और नैनो तकनीक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव बताएं, ये एप्लीकेशन, ऐसा जीएस में पूछा जाएगा। लेकिन वही चीज जब एसए में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन, बट इट कैन डिस्ट्रॉय इट हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय इंटायर सिविलाइजेशन। एक बम होगा, अगर उस बम को नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पे बनाएंगे तो वो कई महीनों तक फूटते रहेगा और उसका एटम कभी खत्म नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन तो क्रिएट कर ही लेंगे, उसके बाद जब बॉडी वाले पार्ट में जाएंगे, बॉडी वाले पार्ट में तो आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी नया नया डेवलपमेंट हुआ है उसको, और उसके बाद उसको एप्लीकेशन में जाएंगे तो हर पैरा में, तो पहले वाले में उसका पॉजिटिव दिखा लेंगे और उसके बाद उसका चैलेंजेस दिखा लेंगे और उसके बाद वे फॉरवर्ड में आ जाएंगे। नहीं, वे फॉरवर्ड में आ जाएंगे तो कंक्लूजन में हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझसे कहोगे तो मैं क्या करूंगा, जो मैं इकोनॉमी वाला या साइंस टेक्नोलॉजी वाला, या बहुत होगा तो पॉलिटी वाला मैं, या आईआर वाला मैं करूंगा, जिसका कि और छोर एब्स्ट्रैक्ट है, माने ऐसा टॉपिक जिसका कि जो कंटेंट है वो डिफाइन है। अब मुझसे अगर कोई कहे कि आत्मा 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 और परमात्मा, आत्मा सत्य, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म के बीच मिलन मानव के मोक्ष का अंतिम उद्देश्य है। आत्मा और ब्रह्म के बीच मिलन मोक्ष का अंतिम उद्देश्य है या मोक्ष का उद्देश्य है। ठीक है, ये जो क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मा। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा आर द अल्टीमेट गोल फॉर मोक्षा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर कुछ पूछ दिया जाता है तो हमसे कहोगे तो हमसे नहीं लिखाएगा, ये हम एक पैरा नहीं लिख पाएंगे इसमें, ये पूरा फिलॉसफी टाइप का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको लिख लेंगे, वो इमेजिन कर लेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर मेरा जीवन, चंद्रमा पर मेरा 1 वर्ष,
ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए चंद्रमा पर मेरा 1 वर्ष या चंद्रमा पर मेरा 1 दिन, ठीक है, अब बताइए आप चंद्रमा के ऊपर, अब आपको सब कुछ इसमें इमेजिन ही करना है, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, सब कुछ इमेजिन करना है। उसी तरह से मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का विश्व, या पूछ दिया जाए 2050 के बाद भारत या 2100 ईस्वी के बाद का भारत और विश्व, अब आपको इमेजिन करना है प्रेजेंट बेस के ऊपर। अब समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा ही वेग टाइप का टॉपिक है। कुछ लोग जिसका लिटरेरी बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा वो इमेजिन कर लेंगे और बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। हमसे अगर कहा जाए कि कर लीजिए इमेजिन, अब अभी आपसे हम कहें कि इसी पे एक शॉर्ट नोट छोटा सा एक केवल फॉर्मेट बना दीजिए कि 2100 ईस्वी के बाद का विश्व, आप एक केवल फॉर्मेट बना दीजिए, तो कुछ लोग बना पाएंगे, कुछ लोग नहीं बना पाएंगे। और कुछ लोग, और हर आदमी के जो फॉर्मेट होगा उसमें अप्रोच में डिफरेंस होगा, किसी का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, और किसी का जो लिटरेरी वाला होगा उसका अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो इसमें बस लेकिन एक चीज है कि जो लिटरेरी, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले जो लोग हैं, उनको थोड़ा लिटरेरी इसमें होना होगा। और उस लिटरेरी के होने के लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम 50 से 100 के आसपास कविता कहावत को याद करना पड़ेगा, जो यहां टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि फेमस टॉपिक कुछ ही है, उसी का ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे साइंस अपने आप में हो गया, तो साइंस से रिलेटेड 10-5, इकोलॉजी एनवायरमेंट, ठीक है, 10-5 कविता कहावत, विमेन 10-5 कविता कहावत, नहीं ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह का हुआ, जो आज के इकोनॉमी का बेस है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे जुड़ा हुआ 10-5, नहीं तो ऐसे ऐसे उसी तरह से जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ये पॉलिटिक्स, राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर के इससे जुड़ा हुआ 10-5, 2-4-5, आपको जो कोटेशन आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जैसे ही पूछे तो उस 15-20 कोटेशन अगर आपको याद है तो आप उसको जरूरत के अनुसार बीच बीच में कहीं कहीं लिख दीजिए जस्टिफाई करने के लिए। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन ही है तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 10-5 भारत से मिला जुला भारत का कोटेशन आपको याद करके रखना पड़ेगा। 2-4 जैसे गांधी जी ने कुछ कहा है, अरिस्टोटल ने अगर कुछ कहा है, मार्क्स ने अगर कुछ कहा है, एंजल्स ने कुछ कहा है, या लिंकन ने कहा, अब्राहम लिंकन ने कुछ कहा है, तो ऐसे से अंबेडकर ने कुछ कहा है, तो ऐसे से लोगों ने अगर कुछ कह रखा है तो वो कोटेशन 2-2 लाइन का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसे एक तैयारी है, बिना ऐसे बिना तैयारी के नहीं हो पाएगा, नंबर कम आ जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो मेरे वाले में एक पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लो। फर्स्ट लिख दीजिए एग्रीकल्चर, कृषि, इकोनॉमी वाले में एग्रीकल्चर, या क्या लिख देंगे ना, वही है ये एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर वाले में क्या क्या, एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक लिख दीजिए, जैसे बेसिक 6th-9th में जो पूछा गया था, 6th-9th में क्या पूछा गया था, आप तो दिए हैं एग्जाम, देखो ये 6th-9th का पेपर था ना, तो ए में जैसे ए का था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे आप, कैसे जानेंगे, क्या लिखेंगे इसका, 2-3-4 लाइन, कोई भी 2-3 लाइन बता दीजिए क्या लिख सकते हैं इसमें। माने जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। कोई चीज जो अभी आपके दिमाग में आया है इस टॉपिक को देख करके, मेरे दिमाग में क्या आया है, मेरे दिमाग में क्या आया, पूछिए मेरे दिमाग में क्या आया। तो मेरे दिमाग में आया कि आई कैन यूज टेलीस्कोप, एक पार्ट हुआ, आई कैन यूज गगनयान, आई कैन यूज ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आई विल यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या अदर। हमसे पूछिए अदरवाइज, इसके अलावा मैं जाऊंगा तो क्या यूज करूंगा, मैं मिशन मार्स के थ्रू इस पे कॉस्मोलॉजी को जानना, हम वो है एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो ऊपर की तरफ फोकस है, मैं उसको जानूं,
अदरवाइज फिर इसको तो ये विज्ञान को जानने के साथ साथ हमारा जो हम अपने एंशियंट, चूंकि ऐसे है ये, हम अपने विज्ञान से एंशियंट हिस्ट्री से भी जुड़ेंगे कि विदाउट एग्जिस्टिंग ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज अभी नहीं। क्वेश्चन में देखो ना क्या है, क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन पर है ब्रह्मांड के रहस्य को, यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स से हमारा आना जाना नहीं संबंध है, ये सीधे यूनिवर्स ही पूछ रहा है। तो यूनिवर्स को का ये आंसर लिखने के लिए हमने कई सारा टेक्नोलॉजी आपको बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, या जो टेलीस्कोप वगैरह के, जो हबल्स वगैरह जो है, टेलीस्कोप वगैरह है, हम उसको यूज करेंगे। गगनयान स्पेस को ही तो जानने के लिए जा रहा है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से वहां पे है। मंगलयान आपने किस बात के लिए भेज रखा है भाई? उसी के लिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, ये सब किस बात के लिए आपने भेजा? ये सब भेजा है मिशन जो सैटर्न, नासा ने सैटर्न भेज रखा है, शनि ग्रह को जानने के लिए भेज रखा है। तो आप तो ये कर रहे हैं ना, तो ये तो विज्ञान हुआ। लेकिन अब फिर वही बात है कि आपको ये सारी बातों की जो जानकारी हो रही है, सौर मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र बताए जाते हैं, जो आज आप इसके थ्रू, जब आप टेलीस्कोप के थ्रू जब आप उनको पहचाने हैं, ये चीज तो पहले से आपके पंचांगों में लिखा हुआ है, वो सारे नाम लिखा हुआ है, कब उत्तरायण हो रहा है, कब दक्षिणायन, एक दिन भी चेंज। आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में नासा का जो इंफॉर्मेशन आता है, तो जो एक्यूरेट मिनट सेकंड तक की जो बातें आती है, सब आपके ग्रह नक्षत्र में, सब आपके जो पंचांग वगैरह है, आपके एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो, उसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो कैसे, माने एक था कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके ऊपर की तरफ देख करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो भी हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी, एंशिएंट साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस रहा है कि सब नीचे देख करके लोग बता देते हैं कि ऊपर में क्या हुआ है, और उसके बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो फिर यहां पे क्या आ गया कि केवल साइंस टेक्नोलॉजी का नॉलेज आधा हाफ जानकारी दे रहा है। हम जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो बातें बोले, वो जानकारी तो हमें दे रहा है, लेकिन अदरवाइज हाफ नॉलेज हमें क्या दे रहा है? हाफ नॉलेज हमारे एंशिएंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे भी मिल रहा है। अर्थात ऐसे के संदर्भ में जब साइंस टेक्नोलॉजी की बारी आएगी, तो हमें एडवांस मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंशिएंट साइंस टेक्नोलॉजी को भी जानना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा इस ऐसे का उत्तर। और उसको भी लिटरेरी रूप में, अगर आप ठीक से ये जो कोर इशू है उसको ठीक से लिटरेचर में बांट देंगे। क्लियर है? दूसरा देखिए, अब हम जैसे कृषि लिखवाए तो ये दुखी हो गए कि कृषि तो हम रोज पढ़ते हैं, कृषि रोज जो पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट यहां पे आएगा, अप्रोच तो आपका ऐसे का अलग होगा। उसके लिए तो या तो आप उस कंटेंट को यूज करके लिखने का प्रैक्टिस करिए, तब आप ऐसे लिख पाएंगे। तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक तरह से आ गया, और उसमें भी इस तरीके से आ गया रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। रूरल इकोनॉमी यानी दो पार्ट में, एग्रीकल्चर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन रूरल इकोनॉमी। ये अब इस चीज को आप कैसे, इस चीज को आपको लिटरेरी माने स्ट्रॉन्ग लिटरेचर का यूज करके, बहुत सारे कविता कहावत का यूज करके आपको तिल का ताड़ बनाना है आपको। और तिल का भी नहीं है, यहां पर तो बहुत सारी रूरल इकोनॉमी में बड़ी सारी चीजें हैं। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। अब रूरल इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में केवल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इंप्लॉयमेंट और इनकम से ही मत जोड़िए उसको। ये चार चीजें जो एग्रीकल्चर देगा रूरल इकोनॉमी में, क्या क्या देगा? फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चार विजिबल तरीके से देगा। लेकिन इस चार के कारण लोगों का जो लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, तो उससे उनका सोशल डायरेक्शन जाएगा, उससे उनका पॉलिटिकल डायरेक्शन जाएगा, उससे उनका कल्चरल डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, ये सारे डायरेक्शन में फिर आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर जीएस होता तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन ऐसे है तो ऐसे में कहां लेके जाएंगे? कल्चरल में लेके जाएंगे, तो बड़े सारे त्योहार एग्रीकल्चर के बेस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके लाइफ को करेगा। अब फिर वो कल्चरल जो कुछ भी आप करेंगे, त्योहार वगैरह करेंगे, उससे इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर उस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करेगा। इफ गवर्नमेंट विल नॉट एबल टू कनेक्ट एग्रीकल्चर विथ रूरल इकोनॉमी, देन द फ्रस्ट्रेशन इन रूरल पीपल विल इमर्ज। और वो जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो सरकारों को बदल देगा, आपको उस तरीके से खींच के ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? उस तरह से सोशल इनका होगा, तो उससे क्या, विमेन इंपावरमेंट होगा, जेंडर इक्वालिटी होगा। उसके अलावा जाएंगे तो आप एजुकेशन पे पैसे खर्च होंगे, हेल्थ पर पैसे खर्च होंगे। रिच फार्मर और ए स्ट्रॉन्ग फार्मर कैन कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बहुत सारी जगह पे खर्च करेगा वो। तो इस तरीके से आपको उस बैलून को क्या करना पड़ेगा? फुलाना पड़ेगा। तो आपको यहां पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर का
रूरल इकोनॉमी, तो रूरल इकोनॉमी को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। 4 पार्ट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जाएंगे तो उसका इनडायरेक्ट। तो आप इस तरीके से मत सोचिए कि आपको केवल कंटेंट, ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर से कुछ कंटेंट आए, लेकिन टॉपिक का तो हर निबंध का एक अपना ओरिएंटेशन तो है ही। अब यहीं पे एग्रीकल्चर वाले में आगे का क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे वो वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल फार्मिंग इन इंडिया। सेम यही इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि हरित क्रांति ने परंपरागत कृषि को तबाह किया। अब आप लिखिए यहां पे कैसे उसको, इस निबंध को कैसे लिखेंगे, क्लियर है? तो फोकस अब ये सोच के, चूंकि ये एसे का इंपॉर्टेंस ये हो रहा है कि हमने कहा कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का जो एसे है वो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एसे प्रेडिक्टेबल नहीं है। वो आपके नॉलेज, रेडीमेड नॉलेज और लिखने का तरीका पे कितना कमांड है इस पे डिपेंड करेगा। और यहां पे रिजल्ट डिसाइड होगा, किसी का एसे में 125 नंबर आ जाएगा और किसी को 175 नंबर आ जाएगा। बाकी दोनों पेपर में लमसम मार्क्स एक ही आता है। अगर आपका पूरा डीआई खराब हो गया, डीआई 72 नंबर हो गया, तब पेपर 1 में कम आ जाएगा। लेकिन अगर डीआई एवरेज, अगर एक भी क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो 35-36 नंबर वो आ जाएगा, बाकी में 50% आ जाएगा। तो सब मिला के आपको 50%, 600 में मोटा मोटी 300 के आसपास नंबर आपको आ जाएगा जीएस में। अब जीएस के, अब एसए में जिसको जितना आएगा, किसी को 180 आएगा तो उसका हो जाएगा 480, और किसी का आ जाएगा 140 तो उसका हो जाएगा 440। तो 440 हो जाएगा तो वो जनरल कैटेगरी में होगा तो फेल हो जाएगा, और 480 आ जाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो इसलिए जीएस के बेस पर एसए को अगर अच्छा कर लेंगे तो क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एसए में जितना अच्छा करेंगे उतना ही रैंक आने के चांसेस, इंटरव्यू पे निर्भरता कम हो जाएंगी, और इंटरव्यू भी अगर अच्छा आ गया तो फिर टॉप रैंक आ जाता है। फिर आपको जो आपका जो चॉइस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे कैजुअल होने का नहीं है, हर कैजुअल नहीं तो पास करते हुए भी पता चला कि बन जाएंगे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ऐसे में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से बढ़ा के फोकस कर लें, जिससे कि एक ही बार क्वालिफाई करें तो बीपीएससी का दोबारा एग्जाम देना ना पड़े। ठीक है, अब ऐसा तो हो ही सकता है, तो उसी में है। अब तीसरा वाला देखो, ब्लैक मनी इकोनॉमी इज मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट हो गया। भाई आप लिटरेरी, अब मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर इशू की बात कर रहा हूं। क्या है ब्लैक मनी, जानना पड़ेगा, इट्स इंपैक्ट, और इंपैक्ट में कौन सा 2 इंपैक्ट हाईलाइटेड है यहां पे, एक क्राइम एंड करप्शन, 2 चीज हाईलाइटेड है। अदरवाइज ब्लैक मनी एंड इट्स इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा है। तीसरे वाले में जाएंगे तो चौथे वाले में, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज रिवोल्यूशनराइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि किया है। तो क्या हो गया मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके सारे टूल और उसका फिर इंपैक्ट, 3 पार्ट में हो रहा है ये। माने ऐसा नहीं है कि केवल टेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चर में भी है, 108 तरह का 106 तरह का टेक्नोलॉजी है। किसान कितना जानते हैं, कितने टेक्नोलॉजी के बारे में किसान जानते हैं? नहीं जानते हैं भाई। 4-5 लोग जानते हैं, ट्रैक्टर जानते हैं, हार्वेस्टर जानते हैं, पंपिंग सेट जानते हैं, यही सब तो जानते हैं, जबकि बिहार सरकार ने ही नोटिफाई कर रखा है 100 से ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को। तो फिर वहीं पे एक क्वेश्चन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर नॉट सफिशिएंट रिगार्डिंग यूज ऑफ। यही क्वेश्चन क्या है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो उसको लोग जानते भी हैं, और जानते हैं तो उसका फिर यूज भी है। तो इसमें से अब चारों में से कौन सा, इससे हर आदमी अलग अलग लिखेगा, कौन सा लिखेंगे? एग्रीकल्चर वाला। तीसरा भी लिख सकते हैं, अगर पढ़े रहेंगे तो, हमसे अगर पढ़े रहेंगे तो तीसरा भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो इसमें देख लो, तो ये 4 था, इसको ये इन्होंने आसान कर दिया था इस बार, 68 को ठीक कर दिया था, लिखने के लिए टॉपिक था। ठीक है, इसमें ये, और फिर उसके बाद देखे जाओ इसमें। अच्छा, इसमें पिछली बार क्या किया था कि पहला सेक्शन ए जो था, सेक्शन 1 था, वो लिटरेचर और फिलोसफी पर था। इस बार इन्होंने क्या किया है, सेक्शन बी को लिटरेचर और फिलोसफी पर कर दिया है, लिटरेचर, फिलोसफी, सोसाइटी, कोई बात नहीं, जो सेक्शन बी है। तो इसमें देखो क्या हो गया, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, करंट स्टेटस ऑफ वीमेन इन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आप जानते हैं कि 2 तरह का एम्पावरमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, एक है पंचायती राज और नगर पालिका में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है,
और दूसरा हो जाता है आपका मातृवंदन योजना। मातृवंदन जो कानून आया है, जो 1/3 सीट रिजर्व किया गया है लोकसभा और विधानसभा में, तो उसके पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है विमेन, तो एक विमेन एम्पावरमेंट के बारे में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ में मेन फोकस किसके ऊपर होगा, पॉलिटिकल, लेकिन अदरवाइज भी देंगे, क्योंकि ऐसे है ये 700-800 वर्ड लिख रहा है, केवल पॉलिटिकल पर नहीं रहेंगे। विमेन इंपावरमेंट, उसके सारे डायमेंशंस को लिख करके विभिन्न जो रिपोर्ट्स आते हैं, जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इंडिया में कोई अगर वो सोशल इंक्लूसिवनेस रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट्स है, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वहां से सबसे रिपोर्ट से विमेन की कंडीशंस को लिखिए, मैंने एक बार विमेन इंपावरमेंट को डिफाइन करिए, उसके सारे डायमेंशंस बताइए, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में बताइए, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में जाते हैं, तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल वाले पे आइए, और पॉलिटिकल वाले पे सबको सब डेटा के साथ, अच्छे से डेटा के साथ, पंचायती राज सिस्टम में, नगर पालिका में, अभी वर्तमान में विधानसभा लोकसभा में महिलाओं की क्या स्थिति है, कौन महिला किस पोस्ट पे है, कोई मिनिस्टर है, ठीक है, कोई डिप्लोमेट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, माने पॉलिटिकल इंपावरमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव इंपावरमेंट में क्या रोल है, इस तरह की चीजों का कोई ऐसा एग्जाम्पल्स अगर आपके पास है, कोई महिला जिसने बहुत अच्छा मुखिया के रूप में बहुत अच्छा काम किया हो, कोई विधानसभा के सदस्य के रूप में बहुत अच्छा काम करी हो, या कोई लोकसभा के सदस्य के रूप में बहुत अच्छा काम करी हो, इससे इसी तरह के केस स्टडी का पार्ट है, कुछ ऐसे और इस तरह के चीज में आपको मदद करेगा। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे केस स्टडी रहता है, रूरल एरियाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका केस स्टडी रहता है, तो आप उसको इसमें ले लेंगे। आगे देखिए, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, क्वेश्चन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर ए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, नहीं ये चीज, तो आध्यात्मिक उन्नति तथा राष्ट्र, ये अब इसमें अब ये तो आत्मा ब्रह्म वाली बात हो गई। कल एक देख रहे थे, कुंभ में घूम रहे थे, एक IITN है कहीं का, झज्जर जिले का IITN बाबा, कनाडा से क्या क्या सब नौकरी उकरी करके आ करके और आध्यात्मिक सिलेबस की तैयारी कर रहा है कि भाई सब बाबा के पास इसलिए जाते हैं कि सब बाबा से अलग अलग जानकारी मिलता है। भाई कैसे बता रहे थे बाबा वो कि भाई केमिस्ट्री के टीचर से तो केमिस्ट्री की जानकारी मिलेगा ना, भाई फिजिक्स वाले के लिए पास फिजिक्स के लिए जाना पड़ेगा। कहने का मतलब उनका क्या था कि किसी तंत्र विद्या वाले के पास जाएंगे तो तंत्र की जानकारी मिलेगा, किसी प्रेमानंद जी के पास जाएंगे तो प्रेम की जानकारी मिलेगा, किसी जो योगा जग्गी वसुदेव हैं ईसा फाउंडेशन वाले, उनके पास जाएंगे तो इनर इंजीनियरिंग की जानकारी मिलेगी। तो पूरा सिलेबस अपना IIT से, मुंबई IIT से IIT करके और वो अध्यात्म में आकर के नया सिलेबस तैयार कर रहा है, ठीक है। तो ये तो दूसरे तरह का हो गया, ये तो कोई और बताएगा। आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है, ये है इनर इंजीनियरिंग। नई शिक्षा नीति 2003 के फायदे और नुकसान, सीधा सीधा हो गया, ठीक है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय, बीपीएससी का यही सब गड़बड़ी है। माने नहीं होता है कि कोई दिमाग लगा के कोई चीज को करें, पता नहीं किससे पेपर बनवाते हैं ये, इनका क्या इनकी समस्या है। नहीं होता है कि एक तो सबसे बड़ी इनकी दिक्कत बीपीएससी के साथ ये हो गई है ना कि सारा एग्जाम बीपीएससी ले रहा है। अरे भाई आप पीसीएस का एग्जाम ले लो ना, सारा एग्जाम लेने का मतलब प्राइमरी टीचर से लेकर के और पीसीएस का एग्जाम लेंगे तो यही ऐसे का पेपर बनाएंगे, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। जबकि वही यूपी का पेपर उठा के देखो तो क्लियर कट सेक्शन ए फिलोसफिकल और लिटरेरी है, सेक्शन बी पेपर जीएस पेपर 2 वाला है, और सेक्शन सी यहां पे देखो ये क्या करेंगे, पूरा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कोई डिफरेंस आया? तो किसने बनाया ये पेपर? जाके उनसे पूछा जाए, कुछ नहीं सुनेंगे, कान में तेल डाल करके बैठे रहेंगे, खाली नोटिस भेजते रहेंगे। कुछ सुझाव दिया जाएगा तो उसको सुधारेंगे नहीं, खाली नोटिस भेजते रहेंगे कि आपने हमारी आलोचना क्यों किया। अरे भाई तो आलोचना क्यों नहीं किया जाएगा, आप बनाओ ना पेपर ठीक से। ये एक ऐसे का पेपर नहीं बना सकते। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट ले रखे हैं इनसे ज्यादा अच्छा पेपर ले रखे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइंड तरीके से ले रखा है। और हमारे पेपर में एक चीज होता है कि हमारे इवोल्यूशनरी पेपर हम लोग को देना होता है। एकदम से भारी, एकदम से हेवी पेपर दे देंगे तो कोई लिख ही नहीं पाएगा। भाई पेपर ऐसा दें जिसमें कोई लिख के यहां से कम जाएगा तो उसका भटक खुलेगा। भटक खुलने का मतलब उसका जो बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, वो लिखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दूसरे जब पेपर में ऐसे में आएगा तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहेगा। पहले ही दिन पता चला कि दे दें तो पता लगा कोई 4 लाइन ही लिख नहीं पाएगा तो कॉन्फिडेंस ही खराब हो जाएगा। तो इस बात को देख करके तो इसमें अब ले लो ये सेक्शन 3
ये वाला एक मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने। कौन कौन सा है? बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भा समाज हो सकेला का। अच्छा, बिन समाज के मैंने कहने का मतलब कि बोली बोली और भाषा दो होता है, तो बिना बोली का कोई समाज नहीं हो सकता है। और बिना समाज के बोली और बिना बोली के समाज, बोली और समाज के बीच संबंध, मैंने सीधा सीधा है बोली और उसके लिए एक एग्जाम्पल होता है, हर 10 कोस पे बोली और पानी दोनों क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, तो हर समाज का अपना बोली भाषा होता है। धोबियन कुकुर ने घर के न घाट के, ये मैथिली का है। ये धोबियन कुकुर ने अगर यही भोजपुरी होता तो धोबी का कुत्ता न घर का, हिंदी में होता तो धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, और भोजपुरी में होता तो धोबी का कुकुर न घर के न घाट के। ये मैथिली का है। और आगू नाथ न पीछे पाछू पगहा बिना छान के खुदे गधा, आगू नाथ ना पीछे पगहा बिना छान के खुदे गधा, अनेर धुनेर के राम रखवार। अच्छा, तो इसमें क्या है? ये वाले के साथ हमेशा एक की इशू रखिएगा। वैसे जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। इस तरह की चीजों में कभी इस लेवल पर उत्तर नहीं दिया जाता है, हमेशा इसके कोर का उत्तर दिया जाता है, इसके भाव का उत्तर दिया जाता है। व्हाट इज द कोर इशू ऑफ, इसमें कोर इशू क्या है? पहले वाले का कोर इशू क्या है? बिना समाज के बोली और समाज के बीच संबंध। और फिर इसमें बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ेगा, कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषा और हैं, कितने बोली है, वो सारा डेटा की जरूरत पड़ेगा कि भारत में, बिहार में कितने तरह की बोली। तो 4 तरह की बोली तो बिहार में है ही, मुख्य रूप से 4 बोली है बिहार में, भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है और मैथिली है। इसके अंदर जाते हैं तो और भी कई तरह की बोलियां हैं, बोलियों में भी फिर कई सारा ओरिएंटेशन बदलते रहता है। अंगिका में कई तरह का हो जाता है, मैथिली में कई तरह का हो जाता है। ठीक है, भोजपुरी में भी अलग अलग तरह का भोजपुरी हो जाएगा। भाई सिवान गोपालगंज साइड में जाएंगे तो भोजपुरी का ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा, इधर मोतिहारी में अलग हो जाएगा, छपरा में अलग हो जाएगा, आरा बक्सर में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, गाजीपुर में अलग हो जाएगा, जौनपुर में अलग हो जाएगा, आजमगढ़ में अलग हो जाएगा। तो भोजपुरी ही है लेकिन सब जिलों में क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब वहां से बहराइच से लेकर के, बहराइच मतलब कि बस्ती गोंडा और यहाँ गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, आरा, ये पूरा बेल्ट जो है, छपरा, मोतिहारी, ये जो पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, देवरिया, ये सारा जो पार्ट है वो करीब 16 करोड़ लोग हैं भोजपुरी बोलने वाले। ये डेटा आपके पास रहना चाहिए, इस बोली के कितने लोग हैं, तो वो सब डेटा को लेकर के। फिर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा कहा जाता है कोई जिसका कोई मालिक ना हो। कोर इशू इसका क्या है? जिसका कोई मालिक, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोई भी। अब 4 में से ऐसे इस तरह के लोकोक्तियों का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जिसका कि, और उसमें कई तरह के ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। एक तो लोकोक्ति का मीनिंग आपको ढूंढना पड़ेगा, दूसरा होता है कि लोकोक्ति की क्या उपयोगिता है, और क्या आज के वर्तमान जमाने में क्या लोकोक्ति की कोई भूमिका है, आज भी लोकोक्ति यूज होता है, यह भी आपको बताना पड़ेगा कि आज इसका क्या संदर्भ है, और उसके बाद फिर फ्यूचर के सेंस में ये क्या मैसेज दे रहा है। तो लोकोक्ति का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये 69th का था, इजी था। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से तीनों में से एक एक लिखना था, 4 में से एक लिखना है, तो 4 में से एक में से कोई, ये वाला भी लिख सकते थे, आगू नाथ न पीछो पगा बिना छान के, माने जिसके आगे पीछे कोई ना हो। ठीक है, अपने स्वविवेक से सारा निर्णय लेता है वो। तो इसमें से कोई भी एक चाहे तो आप लिख सकते थे। तो चारों में से था, उसमें से आप चाहें तो इसके पहले वाला जो 69th वाला था, वो 69th वाला वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमें लग रहा है कि यही फॉर्मेट कंट्रोल होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है कि ऐसे होने का क्या हो जाता है, अब इसमें कैसे प्रेडिक्ट करें कि क्या पूछेगा इकोनॉमी में, कैसे प्रेडिक्ट करें कि साइंस टेक्नोलॉजी में क्या पूछेगा। तो इसीलिए आपको सर्टेन एक बास्केट ऐसे के लिए क्रिएट करके रखना पड़ेगा। धरती पर, आसमान पर, धरती, आसमान और पानी तीनों, क्षिति जल, ठीक है, पावक, गगन समीरा, तो ये सबसे संबंधित कुछ ना कुछ क्रिएट करके रखना पड़ेगा। जैसा ऐसे आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने का प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में ये जो आपने देखा, इस बैकग्राउंड में अब आप हमारा वाले सेक्शन का टॉपिक लिख लीजिए, मेरे वाले सेक्शन का। अब पहला लिख लो, कृषि जो है, एग्रीकल्चर, कृषि,
और इसमें यही लिख दीजिए सबसे पहले। एक तो हो जाएगा कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस टॉपिक है ये, क्योंकि बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि संकट, संकट या एग्रेरियन क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस, ये जानना पड़ेगा। एक दूसरा, बिहार का विकास कृषि के माध्यम से, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ बिहार थ्रू एग्रीकल्चर। जैसे यहां पे गांव पूछा है, अभी 69 में क्या पूछा हुआ है, कृषि के माध्यम से गांव का विकास, ये पूछा हुआ है। हम यहां पे क्या आपको बोल रहे हैं, कृषि के माध्यम से बिहार का विकास। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा। और उसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन तो है ही, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और एक और लास्ट एक इसमें लिख दीजिए, एक और, भंडार और रिलेशन बिटवीन स्टोरेज एंड, उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए देखो सबसे अच्छा तरीका होता है फार्म टू फोर्क, सबसे अच्छा तरीका हुआ फार्म टू फोर्क। या हिंदी में क्या बोलेंगे, खेत से थाली तक, कांटा चम्मच तक, माने खेत से चम्मच तक, खेत से चम्मच, हाँ थाली तक कर लो, चलो थाली, खेत से थाली तक, थाली तक। ठीक है, एक ही है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, क्लाइमेट चेंजेज एंड एग्रीकल्चर, कृषि और जलवायु परिवर्तन। एक और, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन। कृषि एवं जलवायु परिवर्तन। अभी इसमें एक और तरीका यह आता है कि कोई एक डिसाइड कर लीजिए कि किसका ऐसे आपको लिखना है। अगर मन करे कि तय कर लें कि एग्रीकल्चर का ही, हमें इकोनॉमिक्स का ही हम लिखेंगे, तो इकोनॉमिक्स का सब करेंगे तो कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई एक टॉपिक मिल ही जाएगा। यह है कि अगर तय कर लिया तो, और उसी तरह से हम तय कर लिया कि पॉलिटी का ही लिखना है, तो एक या दो मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी सोचो, अभी फोन आया था हमारे पास वहां से, क्या बोलते हैं, ईरान से, ईरान का नंबर दिखा रहा था। बहुत दिक्कत है आज के डेट में, साइबर क्राइम जो हो रहा है, बहुत दिक्कत है। क्या लिखे, अच्छा, तो एक ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा लिख लो, सेकंड जो मेरा टॉपिक, सेकंड मेरा टॉपिक, इंडस्ट्री तो भारत में नहीं बनता है, इंडस्ट्री से ऐसे नहीं बनेगा, इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स, एक टॉपिक और ले लो, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। और मानव संसाधन में सारे एक तरह से सोशल इश्यूज, और सोशल इश्यूज में एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में सोशल इश्यूज हो जाएगा। और सबसे पहले महिला तो होगा ही। अच्छा, जनसंख्या लिख दो, पहले लिख लीजिए जनसंख्या, पॉपुलेशन। जितने एंगल से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं उतने एंगल से एनालाइज कर लीजिएगा पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन डिविडेंड के रूप में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रूप में, पॉपुलेशन एक बर्डन के रूप में, माने जितने एंगल से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ओरिएंटेशन से क्वेश्चन आपसे पॉपुलेशन से पूछा जा सकता है। सीधा सीधा दो ओरिएंटेशन तो आप खुद ही जानते हैं, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये दोनों ओरिएंटेशन आप जानते हैं, दोनों को जोड़ के पूछ सकता है, दोनों अलग अलग पूछ सकता है। ठीक है, या क्वेश्चन एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाए कि जब पूरा विश्व बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार नौजवान रहेगा, या पूरा देश बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार नौजवान रहेगा। क्या इसी में ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जब पूरा देश बूढ़ा होगा तो बिहार नौजवान होगा।
अब देखो ऐसा क्या करता है ना, ऐसे में जो पूछ रहा है वो नहीं होता तिल का ताड़ करना, अब इसी को खींचिए, आप खींचते रहिए और 800 शब्द लिखना है। तो बात, एक बात को दूसरे बात से जोड़ना, दूसरे को तीसरे से जोड़ना। जबकि हम लोग क्या होते हैं जीएस में, क्या होते हैं भाई, जीएस में आपको 100 वर्ड में लिखना है, 15 क्वेश्चन तो आपको 100 वर्ड में लिखना है भाई। जीएस पेपर 2 का 15 शॉर्ट नोट्स 1, शॉर्ट नोट्स 4 और शॉर्ट नोट्स 7, उसमें शॉर्ट नोट्स में 100 वर्ड में लिखना है। तो वहां तो है कि भाई किसी भी सेंटेंस, किसी भी कंसेप्ट के प्रति इमोशनल मत होइए, उसको खोलिए मत। खोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर वो वर्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। माने जीएस के आंसर लिखने का सबसे की वर्ड होता है कि किसी भी सेंटेंस और किसी भी कंसेप्ट के प्रति आप इमोशनल मत होइए, नहीं तो उसको, उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर तो क्या है, यहां पे एक सेंटेंस को 5 सेंटेंस करना है, एग्जाम्पल दे दे करके, एग्जाम्पल दे दे करके। एक हेडलाइन हुआ किसी टॉपिक का, माने हर पैरा, जैसे ऐसे लिखने का जो अभी हम फॉर्मेट बता रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में यही होता है, हर पैरा एक नए कंसेप्ट से शुरू होगा, एक नए पॉइंट से शुरू होगा। मान लो किसी में अगर 5, 7, 8 पॉइंट अगर है उसका, तो हर पैरा एक दूसरे, और हर पैरा एक दूसरे से जुड़ा भी रहेगा, वो डिस्क्रीट भी नहीं हो सकता है, जुड़ा भी रहेगा, लेकिन हर पैरा एक नए कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो पॉवर्टी ही जा रहे हैं, तो पॉवर्टी में जो कुछ भी आप लिखेंगे, उसके सामाजिक कारण, उसके आर्थिक कारण, उसके राजनीतिक कारण, उसके सांस्कृतिक कारण, उसके भौगोलिक कारण, गरीबी के जितने भी, उसके प्रशासनिक कारण, कितने 6 तरह के कारण हो गए, तो 6 के 6 कारण का, तो 6 पैरा जब बनेगा तो हर पैरा का जो हेडिंग होगा, एक सामाजिक कारण वाला हेडिंग होगा और उसमें लिखिए बात, फिर दूसरा वाला आर्थिक कारण होगा तो उसमें बात लिखिए, इकोनॉमिक। तीसरा वाले में मान लो सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक कारण हुआ तो वो, उसके बाद जाते हैं तो प्रशासनिक कारण हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज है। तो सारे कारणों का एक एक पैरा होगा और उस पैरा में उससे जुड़ी हुई बातें सारी होंगी। जितने भी सोशल कॉजेज होंगे, पॉवर्टी के सोशल कॉजेज होंगे सब एक पैरा में, जितने भी उसके इकोनॉमिक कॉजेज होंगे दूसरे पैरा में, जितने भी उसके कल्चरल होंगे वो तीसरे पैरा में, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे वो अगले पैरा में, इस तरीके से जितने भी प्राकृतिक कारण होंगे वो अलग पैरा में होगा, क्योंकि सर्टेन एरिया में ही पॉवर्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसमें भी जाते हैं तो कुछ जैसे ऐसे देश जहां पे ऑटोक्रेसी है वहां पे गरीबी ज्यादा होती है, जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे गरीबी धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जाम्पल है, जैसे अफ्रीकी देशों में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में ऑटोक्रेसी है, वहां पे चूंकि जनता, सरकार जनता के प्रति कोई जवाबदेही उसकी नहीं है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स पब्लिक, तो इसलिए जनता के लिए कुछ काम करने की जरूरत, जनता को जो करना है सो जनता करे, सरकार का अपना काम है वो अपना काम करते हैं, रेवेन्यू वसूलते हैं। तो इस तरीके से जाएंगे, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी है, इसका पॉलिटिकल कारण भी है। तो हर पैरा, जब उसी में एक पैरा बनाएंगे, जब मैप, मान लो इंडिया का मैप ही बना देते हैं पॉवर्टी पूरे देश में दिखाने के लिए, रीजनल वेरिएशंस इन पॉवर्टी, भाई ऐसा, अब ऐसे का मतलब, फिर यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है कि आप रेलेवेंट फैक्ट को दिखाने के लिए आप डायग्राम यूज नहीं करेंगे, आप डायग्राम, लेकिन ये डायग्राम ऊपर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, डायग्राम आपके फ्लो का पार्ट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम पॉवर्टी को ही दिखाना है, पॉवर्टी दिखाना है, तो इंडिया का मैप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग अगर हमें पॉवर्टी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इंडिया का मैप तो बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे, तो वो ऐसे का पार्ट हुआ। ऐसे कहीं से ये मत मान के चलिए कि आज के मॉडर्न एरा के उसमें, चूंकि आपको भाव, अपना जो सेंस है और अपने ओपिनियन को स्ट्रांगली आपको रिप्रेजेंट करना है विथ स्ट्रांग लैंग्वेज, तो उसमें जहां भी जैसा, मैंने कहने का मतलब यही हुआ कि आप जो भी आप डायग्राम शो करेंगे, इट शुड बी, मैंने कहा जाए, इट शुड बी सपोर्टिव टू योर लॉजिक एंड फ्लो ऑफ कंटेंट, उसका पार्ट होना चाहिए। तो उस प्रोसेस में हमें, अगर मान लो डेमोग्राफिक डिविडेंड में ही जा रहे हैं, तो अगर एवरेज मीडियन एज दिखाना है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग जो मीडियन एज है अलग अलग एरिया का, तो हमने इंडिया का नक्शा बनाया और उसमें दिखा दिया, और वो ऐसे का पार्ट है। 2-2, 3-3 पेज में आप, कई लोग जो क्लासिकल जो ऐसे लिखने वाले लोग हैं वो बोल देंगे कि डायग्राम यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डायग्राम यूज करेंगे कई जगह पे, जहां जरूरत पड़ा, पॉइंट्स कुछ लिखने की जरूरत पड़ा, तो हमारे फ्लो में ही अगर पॉइंट्स आ रहा है तो हम 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स, क्योंकि उनके स्क्रीन पर जब वो आएगा ना, तो जब ऐसे का पैरा चेंज करेंगे वो, जिससे स्लोगन हम लिखते हैं, तो स्लोगन पैरा में थोड़ी लिखते हैं, स्लोगन तो अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज को अगर आपको शो करना है, तो आप उसको, कोई जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमा में, आप उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसको लिख लीजिएगा, पास करने के मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये क्लासिकल बातें जो लोग बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसे का जो फर्स्ट पैरा हुआ, इंट्रोडक्शन वाला पैरा हुआ, निश्चित रूप से आपको उसमें ऐसा आपको लिख देना है जिससे कि लगे कि भाई इससे अच्छा चीज तो धरती पर है ही नहीं और मैं इसका सबसे अच्छा जानकार आदमी हूं। माने इंटरेस्ट पैदा करना जिससे कि आदमी आगे की तरफ पढ़ने के लिए बाध्य हो, और आगे जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका सबका समरी इंट्रोडक्शन में होता है, और उसी को फिर आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं आप, कि जिससे कि एग्जामिनर केवल इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ जाए कि इससे आपने ठीक, इससे का कंटेंट आपका सफिशिएंट है कि नहीं है, और आप भी तीसरे चौथे पेज पे चले जाएं और उसके बाद अगला पैरा में क्या चीज को डील करना है अगर भूल जाते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में जाएं देखने के लिए इस पॉइंट के बाद हमने क्या लिख रखा है, और उस चीज को वहां से उठाएं। ऐसा कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो जाके होता है। तो उसमें एक तो जनसंख्या और इसके दोनों पार्ट हम जो अभी मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं ओरिएंटेशन, उसमें एक क्या होता है, एक्सप्लोजन, और दूसरा डिविडेंड। एक्सप्लोजन और डिविडेंड मैं ये अभी इमेजिन कर पा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया डिविडेंड वाले में ही, कि जब पूरा देश बूढ़ा होगा तो बिहार जवान होगा। ये बिहार का जो वीकनेस है वही आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, बिहार का स्ट्रेंथ बन जाएगा। भाई केरला का या बाकी देशों का, इंडिया का जो मीडियन एज है वो 28 साल है अभी के टाइम पे आएंगे तो। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन। साउथ वगैरह में जाएंगे, केरला वगैरह का 35 ईयर्स है, और वहीं बिहार का 20-21 साल है। तो जब पूरा देश क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जो लेबर फोर्स रिक्वायरमेंट है, वो कहां से पूरा होगा, बिहार से पूरा होगा। ये आपका स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके का भी ऐसे बनता है। तो एक तो ये वाले से, दूसरा इसमें मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूं, अच्छा जो इमेजिन कर पा रहा हूं, वुमेन, महिला सशक्तिकरण, विमेन, बिहार गवर्नमेंट ने बड़े सारे काम कर रखा है। 10 तो एक बार जो 10वीं जो दुर्गा पूजा आया था तो उसमें बिहार सरकार के आईपीआरडी का जो साइट है उसमें उन्होंने डायग्राम बना के दिया था, बिहार सरकार की 10 योजनाएं, तो 10 स्कीम्स टू एम्पावर्ड वीमेन इन बिहार, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला देंगे तो ढेर सारे स्कीम है एम्पावरमेंट के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि वो सब तो लिखेंगे, इन्होंने ऐसे में पूछ दिया है, इस बार पूछा हुआ है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, क्योंकि वो आरक्षण, महिला आरक्षण आया हुआ था, ठीक है, तो वहां से ये आ जाता है। तो महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट। तीसरा, थर्ड, पोवर्टी, पोवर्टी, क्या लिखे, पोवर्टी, और पोवर्टी के बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं जो यहां इमेजिन कर पा रहा हूं उसको बिहार में माइग्रेशन से जोड़ा जा सकता है। माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को बिहार में माइग्रेशन से जोड़ देंगे, और इसमें दोनों तरह की बातें आ जाएगी, माइग्रेशन फ्रॉम बिहार, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटेटिव एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग विथ बिहारी लेबरर्स आउटसाइड बिहार, उसको रोकने के लिए, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें आ रहा था कि बिहार को अगर बिहार से माइग्रेशन रोकना है और बिहार का जो स्ट्रेंथ है उसको बिहार में ही यूज करना है, तो आपको ब्लॉक लेवल पे बजट बनाना पड़ेगा। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू प्रिपेयर, ठीक है, बजट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, बजट ऑन ब्लॉक लेवल, बजट ऑन ग्राम पंचायत लेवल, हर लेवल पर ब्लॉक बजट बनाया जाए, और वो पैसे सेंटर से और पैसे स्टेट से भेजे जाएं, और फिर उसका आउटकम इवैल्यूएट किया जाए। परफॉर्मेंस बजट भी आपको देना होगा कि जो पैसे आपको भेजे गए उस पैसे का, और सोशल ऑडिट का तरीका भी बदलना होगा। सोशल ऑडिट में वही व्यक्ति ऑडिट ना करे जो पैसा ग्राम पंचायत के लेवल पे खर्च कर रहा है। अभी क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत ऑडिटर हो जाते हैं और एक मुखिया हो जाते हैं, जबकि ऑडिटर कौन होना चाहिए, ऑडिट किसके द्वारा होना चाहिए, पूरे गांव की तरफ से ऑडिट होना चाहिए। एक पेज होना चाहिए, पेज पूरे गांव में सर्कुलेट किया जाए, हर आदमी अपना फीडबैक दे। जो ऑडिट आ रहा है, जैसे जो भी ग्राम प्रधान ने या ब्लॉक में कहा गया कि इस गांव में ये योजना लागू हुई है, तो वो योजना को भर करके उस पे गांव वालों से ओपिनियन लिया जाए। भाई आपने 200, 300, 400 समरी लिया हर बार, ठीक है,
ठीक है। तो इसमें जैसे सोशल ऑडिट वाला जो बात है, तो सोशल ऑडिट का तरीका क्या होता है भाई? जो ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं उनकी भागीदारी होती है। यहां पर आपको क्या करना होगा? ग्राम पंचायत की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी पब्लिक, माने पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन द सर्वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल बजट्स। तो बिहार का आपको एक फॉर्मेट देना पड़ेगा, जैसे जो आ रहा है कि गांव के लेवल पे बजट बनाइए और वहां के पोटेंशियल को यूज करके फिर वहां पे उसको इंप्लीमेंट करिए। तो इससे क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन रुक जाएगा और इट विल बी इजी टू ट्रांसफॉर्म। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो गांव का पुनर्जीवन हो जाएगा, रिवाइवल ऑफ विलेज, और दूसरा हो जाएगा कि कहा जाए अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार विल आल्सो इंक्रीज। भाई गांव के लेवल पे जब बड़े सारे काम होने लगेंगे तो फिर गांव की चीजें तो इमर्ज करेंगी ब्लॉक के शहर में, सब डिवीजन वाले शहर में आएगा, और सब डिवीजन वाले शहर से डिस्ट्रिक्ट शहर में आएगा, क्योंकि ट्रेन तो डिस्ट्रिक्ट पर रुकेगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट का साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आज जो बिहार और हिमाचल प्रदेश जो देश का सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट है, वो एकदम से पता चला कि बिहार में भी का अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा, और अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो उस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को आप इससे जोड़िए। एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो पूछा भी गया है कि आज के वर्तमान में विकास का केंद्र बिंदु, ठीक है, समावेशी विकास है। इसमें आ जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज द फोकस ऑफ प्रेजेंट डे डेवलपमेंट। ऐसे का टॉपिक क्या हुआ? सोशल इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निबंध लिखिए इस पे, ठीक है। तो उसमें क्या टॉपिक क्या है इसका कोड टॉपिक क्या हो जाएगा? समावेशी विकास। अब इसका देखो, ये टॉपिक जो हमने लिखा ना, अब इसका ओरिएंटेशन अलग तरीके का होगा, एसेट का टॉपिक अलग होगा, लेकिन कोर इशू तो यही है। तो आपको आपके लिए क्या करना पड़ेगा होमवर्क के रूप में? इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे एक कोई कोटेशन या कोई कहावत, कोई कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जितने टॉपिक हम बता रहे हैं सबका दो दो तीन तीन बीच में कोटेशन, शुरुआत के लिए या बीच के लिए या कहीं कहीं के लिए दो तीन चार कोटेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या कोई बहुत सा मान लो पाई डायग्राम टाइप का कुछ ऐसा बनाया कि सोशल इंक्लूजन में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, और फिर उसके आधार पे अगर किया तो ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये तो दूसरा टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्सेज वाला। अब तीसरा टॉपिक एक लिख दीजिए, तीसरा टॉपिक एलपीजी। तीसरा टॉपिक लिख दीजिए एलपीजी। वैश्वीकरण ने न सिर्फ आर्थिक रूप से विश्व का एकीकरण किया है, बल्कि मानव व्यवहार को भी, अब यहां पे मल्टीपल एंगल आ जाएगा। इट स्ट्रेंथेन डेमोक्रेसी। ग्लोबलाइजेशन नॉट ओनली स्ट्रेंथेड नॉट कनेक्टेड इकोनॉमी, बट इट्स आल्सो ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डेमोक्रेसी। इस तरह से डेमोक्रेसी साइड में चला जाएगा। सामाजिक व्यवहार का भी वैश्वीकरण हुआ है। वैश्वीकरण के कारण सामाजिक व्यवहार का भी वैश्वीकरण हुआ है, या सामाजिक व्यवहार का भी एकीकरण हुआ है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्रियाओं का एकीकरण, वैश्वीकरण का राजनीतिक, वैश्वीकरण ने सकारात्मक प्रभाव तो डाला है, किंतु इसकी चुनौतियां भी अनेक हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आएगा। तो टॉपिक क्या हो गया? एलपीजी। निजीकरण पे ही आ जाएगा कि भारत जैसे देश के लिए निजीकरण उपयोगी नहीं है। अब इस पे ऐसे आपको लिखना होगा कि भारत जैसे देश के लिए निजीकरण उपयोगी नहीं है। तो होगा कि आप इससे सहमत नहीं होंगे कि निजीकरण है, उसकी आवश्यकता उसकी चुनौतियों को दूर करने की है। क्लियर है? तो एलपीजी हुआ, तो इसमें लिख लो। तीसरा कौन सा था? एलपीजी। और एलपीजी में एक पी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लिख दीजिए, वो ऐसे हेडिंग प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ, निजीकरण। और निजीकरण से जुड़ा हुआ कौन सा होगा? कि निजीकरण देश के लिए उपयोगी नहीं है। निजीकरण भारत जैसे देश के लिए उपयोगी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट यूजफुल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश के लिए क्या उपयोगी है कि नहीं है? उपयोगी नहीं या है, दोनों में से कुछ भी टॉपिक हो सकता है।
हो सकता है। उसी तरह से वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का आर्थिक, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक, सोशल। अब यही देखो अंतर आता है। जैसे अब सोशल वगैरह में अगर जीएस का क्वेश्चन होता तो उसमें क्या करेंगे, बड़े बड़े टॉपिक लिखेंगे, बड़े बड़े इशू को। अब जो ऐसे होगा तो उसमें चम्मच तक पहुंच जाएंगे, थाली तक पहुंच जाएंगे, खाने का जो सामान है, ठीक है, यूज्ड क्या उसको बोलते हैं, यूटेंसिल्स यूज्ड इन किचन इज आल्सो ग्लोबलाइज्ड। माने अमेरिका में के किचन में जो चीज यूज हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन, वो चीज आप इंडिया के किचन में भी यूज हो रहा है। हम जो अमेरिका में होटलों में जो चम्मच यूज हो रहा है, फोक जो यूज हो रहा है, हम यहां यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ क्या है कि जो बर्तन के लेवल पर भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। और अगर यही क्वेश्चन जीएस में होगा तो हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, हम कपड़ा वगैरह में भी, ओपिनियन वगैरह में भी उसी पर रह जाएंगे। लेकिन जब ऐसे में होगा तो ये हमारा एक पैरा होगा, ग्लोबलाइजेशन इन सोसाइटी। और ग्लोबलाइजेशन इन सोसाइटी में इस लेवल पे जाएंगे, खान पान, वेशभूषा, ये सबके सबके छोटे छोटे लेवल पे जाएंगे, तब जाके 800 शब्द पूरा हो पाएगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इस लेवल पे देखो, सीधा सीधा दिख भी रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहले हमारे बर्तन तो अलग तरह के होते थे, हमारा बर्तन तो लोटा होता था, ये ग्लास, स्टील वाला ग्लास कहां से आ गया? हमने इतना अपना बहुमूल्य ज्ञान जो लोटा में था, जो लोटा का था, उसको क्यों छोड़ दिया? आज की डेट में हर आदमी के घुटने में दर्द है, हर आदमी के पैर में दर्द है, जबकि पुराने तो ऐसा नहीं होता था। लोटा से पानी पीने पे तो ऐसा नहीं होता था। तो इसका क्या मीनिंग है कि लोटा का जो शेप था उसका कोई ग्रेविटेशनल वैल्यू था क्या? और उसमें रखे गए पानी और उससे पानी को पीना, उसका कोई ग्रेविटेशनल वैल्यू था? कोई उसका कोई साइंटिफिक रीजन था? हमने एक झटके से उसको छोड़ दिया क्या? फिर से लोटा में पानी पिया जाए? हम पीतल के पानी में बर्तन थे, तांबे वाला बर्तन यूज करते थे, बीच में तो अल्युमिनियम आ गया था। जबकि आप जानते हैं कि अल्युमिनियम कितना एक्टिव है, जैसे ही गर्म करेंगे बहुत सारे उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो अब कुछ चीजों के साथ ऑक्साइड बना लेगा जो हार्मफुल है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। इसलिए देखो कई बार अल्युमिनियम के बर्तन में कुछ चीज बनाते हैं तो उसका काला काला उसमें जम जाता है। अब वो चीज रोज आप खा रहे हैं, उस तरह की चीजें, तो उसको हटाना पड़ेगा ना अल्युमिनियम को। तो हमारा तो सब कुछ हमने छोड़ दिया, इतनी आसानी से छोड़ दिया हमने। ज्वार बाजरा रागी सब कुछ था, उसको सबको छोड़ दिया। दादी माँ की जो रसोई था वो कितना स्ट्रांग था। और आज के डेट में हर आदमी के पास कैल्शियम की कमी है, तो जिंक की कमी है। तो दादी माँ के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जितना आपको चाहिए उतना टाइम टू टाइम आप उसको ले लेते थे। हर तरह की सब्जियां खाते थे, सीजनल सब्जियां खाते थे, वो सब आपने छोड़ दिया। सबसे एग्जाम्पल रिसर्च का एक विषय है, उस पर आउट ऑफ सिलेबस आप एक चर्चा करिएगा कि लोटा की क्या उपयोगिता थी। लोटा को ग्लास से रिप्लेस करना ये अच्छा था कि खराब था? ये लोटा को क्यों हमने छोड़ा? क्या फिर से लोटा पकड़ा जाए, पानी पीने के लिए लोटा लेके आया जाए? ये प्लास्टिक का बोतल के बदले क्या लेके आ रहे हैं? लोटा। यहां सुदामा लोटा लेके आ रहे हैं, पानी नहीं। तो कल से देखते हैं, इस पर थोड़ा खोज करके बताइएगा, कल क्लास में आइएगा तो बताइएगा कि लोटा क्यों जरूरी है। ठीक है? नहीं, बिना जाने हुए इमेजिन मत करिए, ये सब चीज इमेजिन करने वाला चीज नहीं है। ये सब बहुत वैल्यूएबल नॉलेज पर बेस्ड है, तो इसको खोज करिएगा क्यों ऐसा है। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि महाकुंभ हो रहा है, वो केवल गंगा जी में नहाने का, घर में पानी नहीं था तो जाके वहां नहाए, या मकर संक्रांति बस ऐसे ही मना लेते हैं चूड़ा दही खाने के लिए। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत रिच नॉलेज है, घटनाएं हैं। आज के बाद जैसे कल के बाद सूर्य, सोचो सूर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी इज द लाइफ। जो ऊर्जा है वही जीवन है। व्यक्ति के जीवन से जब ऊर्जा खत्म हो जाता है तो हाथ ठंडा हो जाता है, कहानी गया। किसी जानवर का हाथ, किसी के शरीर से जब ऊर्जा खत्म हो जाता है तो व्यक्ति डेड हो गया। और इसका जो तब आपके बॉडी के लिए एनर्जी इतना जरूरी है, तो यूनिवर्स के लिए इतना जरूरी है। और उसका जो सोर्स है वो सोर्स सन है। भाई पेड़ पौधों के भोजन बनने का कारण भी वही है, हमारे आपके जीवन का भी कारण वही है। तो वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है 14 तारीख को, तो आप तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना इस चीज को कि जब दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, मतलब अब सूर्य का समय चलेगा अब इसके बाद अगले 6 महीने तक, तो इसको आप मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, तो हर चीज का कारण है, तो इस तरह का ये तो बहुत बड़ा अध्ययन है। इसी कारण से तो जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, इन्हीं सब चीजों में लोगों को उलझा के रखा हुआ है, तो किसी के पास वो आतंकवादी वगैरह बनने के लिए टाइम नहीं होता है। लोगों को उलझा दो इसी तरह की चीजों में, मकर संक्रांति में, और अभी मकर संक्रांति खत्म नहीं होगा तब तक महाशिवरात्रि आ जाएगा, और महाशिवरात्रि आ जाएगा तो होगा कि भाई वो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो रात भर जगे रहिए, तो क्या करिए, अभी करते रहिए, इसमें कहां फुर्सत है आपको, नहीं। हाँ, बाबा पे जल चढ़ाइए, तो धतूरा चढ़ाइए, तो क्या चढ़ाइए, तो क्या चढ़ाइए, इन्हीं सब चीजों में उलझा के रखा हुआ है। ठीक है, चलो खैर, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन एलपीजी में। अच्छा, अब इसके बाद एक और लिख दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में आ सकता है। नीति आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट लिख, एक लाइन लिख लो, नीति आयोग, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिख दीजिए इसमें, चौथा टॉपिक, नीति आयोग, नीति आयोग एज ए थिंक टैंक, नीति आयोग एज ए थिंक टैंक। नीति आयोग एक चिंतनशील संस्था के रूप में, आयोग एक चिंतनशील संस्था के रूप में, नीति आयोग एज ए थिंक टैंक, ये जानना पड़ेगा आपको बस। तो इकोनॉमिक्स में इतने ही टॉपिक हैं, हाँ इतने हैं, और कुछ टॉपिक मिलेगा तो लिखेंगे, कोई प्रैक्टिकल टॉपिक आएगा तो उसको कर लेंगे, हम करा देंगे इसको। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, अब यहां पे क्या करेंगे हम, ये इंडिया को रिप्लेस कर देंगे, किसे किससे, इंडिया को रिप्लेस कर देंगे गांव से, इंडिया को रिप्लेस कर देंगे शहर से, इंडिया को रिप्लेस कर देंगे एग्रीकल्चर से, इंडिया को ये इंडिया को रिप्लेस कर देंगे आपका इंडस्ट्री से, हर चीज से इंडिया को रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही क्या लिखा है, साइंस, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहीं पे कर देंगे गांव के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहीं पे कर देंगे शिक्षा के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहीं पे कर देंगे अर्थव्यवस्था के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहीं पे कर देंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्लियर है? तो ये यहां पे एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और उसी में विज्ञान प्रौद्योगिकी जब करेंगे तो सीमाएं करेंगे, सीमाएं करेंगे तो अभिशाप हो जाएगा। एक कर्स होता है ना कि बून और बेन, तो बेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टॉपिक का एक अम्ब्रेला टॉपिक है, उस अम्ब्रेला टॉपिक से सब हो जाएगा। एक दूसरा टॉपिक लिख दीजिए, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, साइंस बून और बेन। बून और बेन। और एक तीसरा लिख दीजिए, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, अचीवमेंट ऑफ, या साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। ये पूरा एक अम्ब्रेला टॉपिक हुआ, ये आपको कितना याद आएगा इसी पे ये निबंध लिखाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इंडिया। और फोर्थ लिख दीजिए, फोर्थ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऑलरेडी पूछा हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, और उसका पूछ दिया है ऑलरेडी, स्पेस वाला भी पूछ दिया है। तो स्पेस का, अंतरिक्ष के बारे में पूछा हुआ है, तो स्पेस का धरती की तरफ उलट दीजिए, अंतरिक्ष का मानवीय समस्याओं के, स्पेस टेक्नोलॉजी का मानवीय समस्याओं के समाधान में योगदान पूछा हुआ ना, विज्ञान, रोल ऑफ साइंस इन इन डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स, अब उसी को उलट दीजिए, तो रोल ऑफ स्पेस इन, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसमें आ जाएगा। तो क्या लिखे, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी उपलब्धियां, ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, सोशल मीडिया, उसके बाद साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, उसके बाद लिख दो टेलीविजन, उसके बाद इंटरनेट, हाँ एआई भी होगा,
कौन सा? एआई। हाँ तो एआई लिख लीजिए। एआई, एआई तक बिहार वैसे पहुंचेगा नहीं, टेलीविजन तक ही रहेगा, लेकिन फिर भी जानना होगा, जान लीजिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और लिख लो, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, बिहार उतना दूर तक नहीं जाएगा। देख रहे हो कैसा पेपर बना रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, लेकिन वो सब उनका दिक्कत है, उनके साथ दिक्कत है। वो टीवी तो लिख दिया, टेलीविजन लिखा, रेडियो नहीं, रेडियो पे नहीं जाएंगे, टेलीविजन। नैनो टेक्नोलॉजी लिख लो, रिले नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारे में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, यूजेज सब जगह टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। एक और लिख दीजिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी। बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी, क्या लिखे? बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी। हाँ, अब इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड यूजेज, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग। बस कुछ और आएगा तो दिखेंगे। एक और लिख सकते हो, सूचना संचार तक, आईसीटी इन हेल्थ एंड एजुकेशन। आईसीटी इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब नीचे लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ एसे। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड एसे, एक अच्छे निबंध के घटक। क्या लिखेंगे? एक अच्छे निबंध के घटक। और पहला जो घटक होगा, तो 3 पैर बना लीजिए, उसका 3 लेग बना लीजिए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या लिखे? परिचय। और परिचय में क्या होता है? समरी ऑफ सेंस एंड ओपिनियन, समरी ऑफ डिमांड ऑफ एसे, इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है। क्या लिखे? निबंध की मांग का, निबंध की, हाँ, परिचय में निबंध की मांग का सारांश, निबंध की मांग का सारांश। दिलचस्पी पैदा करता हुआ, विथ क्रिएटिंग इंटरेस्ट। उसी में परिचय में ही, दिलचस्पी पैदा करता हुआ, विथ क्रिएटिंग इंटरेस्ट। इसमें क्या लिख सकते हैं? कोई कविता कहावत भी इसमें लिख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ अ स्लोगन और कोटेशन। ठीक है, कैन स्टार्ट विथ स्लोगन और कोटेशन, कविता या कहावत का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो एक ये इंट्रोडक्शन हुआ। दूसरा, मैंने हमेशा इस बात पे फोकस रहना है कि जैसे इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, भाई अन्न ही ब्रह्म है, ठीक है, या जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, इस तरह की बातें। तो ये क्या जाहिर करता है? एक ऐसा थीसिस देता है जो इंटरेस्ट पैदा करता है। लेकिन इंटरेस्ट, इस तरह की बातें लिखने के साथ साथ कोर को कभी नहीं भूलेंगे। जो क्वेश्चन का कोर है वो इंट्रोडक्शन में हमेशा रहेगा। आगे से लाग लपेट आप जरूर रखेंगे, लेकिन हमेशा कोर मिस नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन से। और उसी तरह से कंक्लूजन में जब जाते हैं तो उसमें कहा जाता है क्लोज। जैसे एक लिखा हुआ है ना कि एक एस्से देख रहे थे, संडे को जो टेस्ट हो रहा था, तो उसमें किसी का देख रहे थे एस्से, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे जब समरी में भी जाकर के इसके लिए अनेक कदम उठाने आवश्यक है, देयर आर मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। तो हमने कहा कि ये फिर तो ये निष्कर्ष की तरफ जब जा रहे हैं तो चीजों को क्लोज करते हैं ना, ये फिर दोबारा खोल क्यों रहे हो? पीछे आखिर समाधान लिखे इतना सारा, समाधान के रूप में क्या लिखे हो कि फिर अभी अनेक समाधान के लिए उपाय करने की आवश्यकता है? ये लिखने की जरूरत कहां पड़ी?
लिखो, इन उपायों के माध्यम से इन समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसको कंक्लूजन बोलते हैं। यू आर क्लोजिंग विंडो, और इंट्रोडक्शन क्या होता है? यू आर ओपनिंग विंडो। आप विंडो को खोल रहे, ये जो सारा जो कोर है उसको, कोर को दिखा करके आप विंडो खोल रहे हैं। अब आगे उसी को लिखना है आपको। और समरी में और कंक्लूजन में क्या होता है? आप विंडो को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लोज माने जब क्लोज करेंगे तो उसमें भी नहीं कहा जाता है कि कुछ बढ़िया से ऐसी बात कहा जिसमें सब लोगों ने ताली बजाया। कंक्लूजन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज डाल करके उसको क्लोज करना होता है। हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो दूसरा लिख लो, बॉडी पैराग्राफ। उसको क्या लिखेंगे? मुख्य। हाँ, मेन बॉडी, बॉडी पैराग्राफ, मेन बॉडी। मेन बॉडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य पैराग्राफ। निबंध का शरीर, मुख्य भाग। सीधे लिख लो, मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में क्या लिखा जाता है? सीधे लिखिए, देखो, विषय से संबंधित या टॉपिक से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, वर्तमान स्थिति से संबंधित, वर्तमान स्थिति, उसी में लिख लो, इसमें कारण, कॉज, इट इंक्लूड कॉज, डायमेंशन, कॉज, डायमेंशन, प्रेजेंट स्टेटस, challenges, and also solution। तो किसी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने परंपरागत से जब कंपेयर करेंगे तो बॉडी में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के सारे इनपुट्स बताएंगे, उसके सारे आउटपुट बताएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट बताएंगे, लेकिन मेन लिमिटेशन दिखाना है हमें। प्रश्न का मांग लिमिटेशन है, तो पॉजिटिव छोटा करेंगे और लिमिटेशंस को बड़ा करेंगे। और उसके बाद हाउ दीज लिमिटेशंस डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल फार्मिंग को बताएंगे, और उसके बाद कैसे कैसे कंपेयर करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये सारा क्या होगा? बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको हम लिखवा देंगे फॉर्मेट को पूरा। तो इस तरीके से ये बॉडी पार्ट हुआ। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन वाले में आइए। कंक्लूजन में टू क्लोज विंडो with summary of main points, main point, end with an interesting statement, and और mind blowing, क्या लिखेंगे उसको? provocative, end with क्या उसको बोलेंगे? हैप्पी, एंड विथ एन इंटरेस्टिंग स्लोगन, जिससे कि जैसा नहीं होता कि तब लोग बहुत देर तक ताली बजाते हैं जब खत्म होता है, तो इस माइंड ब्लोइंग या इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, बस इतना ही लिख लो, एंड विथ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। और एक बात, अब यहां पे तो ये हुआ, अब इसके सोर्सेज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो एग्जाम हॉल तक लेके जा पाएंगे। ठीक है, बहुत पढ़ रहे हैं इधर उधर पढ़ के, सब टाइम खराब मत नहीं किया जाता है। एग्जाम हॉल तक जो ऐसे के नाम पे जा पाएगा वो फॉर्मेट ही जा पाएगा। आप हर चीज पूरा 800 वर्ड लेके नहीं जा सकते हैं। जो 800 वर्ड लेके जाएंगे उनका सारा सत्यानाश हो जाएगा, उनका सारा कंटेंट का कुछ जा ही नहीं पाएगा और फॉर्मेट चला जाएगा। मान लो अगर 50 टॉपिक का फॉर्मेट बनाने की आदत अगर आपको पड़ गई है, तो 51वां पे अगर वहां ऐसे पूछा जाएगा तो वो आप बना लेंगे, इस बिकॉज ऑफ दिस बेंट ऑफ माइंड। आपको 50 का प्रैक्टिस अगर है और 50 के फॉर्मेट को सुनने की अगर आपको आदत है, बार बार हम बता रहे हैं कैसे इंट्रोडक्शन, क्या बॉडी, क्या कंक्लूजन, इसके यहां पे ये इंटरेस्ट पैदा होगा, यहां पे ये लास्ट में से ऐसे होगा, इस तरह का अगर 50 टॉपिक का प्रैक्टिस हो गया तो यू कैन कैरी ऑन दीज फॉर्मेट्स टू एग्जाम हॉल।
और नहीं तो 50 किताब पढ़ते रह जाइए और वहां पे जब 51वां क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे नहीं लिखा पाएगा। फिर वो बिल्कुल नया, जैसे आज जो आज स्थिति है वही स्थिति रहेंगी। बनाएंगे, बात बनाते बनाते ले जाएंगे, पता लगे 300 में 100 नंबर देगा, 35%, और ये ऐसे असफल होने का कारण बन जाएगा। इससे असफल होने का कारण नहीं बनना चाहिए। इससे में मिनिमम 150 नंबर आना चाहिए, ऊपर तक 200 सवा 200 तक जाए तो तब प्रिपरेशन है। अगर 150 आ गया, 150 आया तो आपको ये लेट डाउन नहीं किया, माने आपके रिजल्ट का रोका नहीं इसने। अब बाकी 300 ले आइए तो 450 हो गया, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं तो कम से कम ये रिजल्ट को रोका नहीं ना। लेकिन वहीं पे अगर मान लो अगर 125 आ गया तो 450 कट ऑफ है, 125 आया है तो अब इसका मतलब जीएस में आपको 325 लाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक पेपर में 175 नंबर लाना पड़ेगा, एक में 150 लाना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ऐसा क्यों करें हम, क्यों अपना एसे खराब करें? तो एसे को अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है एग्जाम हॉल तक ले जाने का? क्या तरीका है कि फॉर्मेट, हर टॉपिक का मैथ की तरफ फॉर्मेट बना रहे हैं। एसे के लिए 2 लाइन का हर टॉपिक से रिलेटेड 2-4 को कहावत। नहीं भाई, ऑफिसर बनना है तो रटना पड़ेगा, भले आए चाहे, भले आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, आपको रटना पड़ेगा अपने टॉपिक का। तो वो रटा, फॉर्मेट बनाया। अब फॉर्मेट को ऐसे मैथ की तरह कभी आया क्लास में, जब आया अब जैसे टेस्ट वगैरह कभी हुआ तो टेस्ट में क्या किया, उस फॉर्मेट को फिर एलिबोरेट करने की आपने कोशिश किया। और एकदम से दोनों दो अप्रोच है। जीएस में क्या होता है, चीजों को बांधिए, कॉम्पैक्ट रखिए, और यहां पे चीजों को खोलिए। दोनों में ये डिफरेंस है। एक ही 3 दिन के अंदर में आपको 2 तरीका अपनाना पड़ेगा आंसर लिखने का। एक जगह पे अपने आप को डांटना, अब इससे ज्यादा मत लिखो, इससे ज्यादा इसको मत खोलो, नहीं तो चूंकि आगे भी तो बहुत सारे डिमांड्स हैं, एक ही डिमांड्स पे अटके हुए हैं, आगे 10 डिमांड्स और है। तो 10 डिमांड्स में तो फलते फलते 650 एक ही क्वेश्चन में पता चला कि 1.5 घंटा हो गया, अभी 19 क्वेश्चन बचा हुआ है। आ रहे समझ में? तो इसीलिए 3 घंटे के अंदर में 20 क्वेश्चन लिखने के लिए जो बेंट ऑफ माइंड चाहिए, वो जीएस में एकदम डिसिप्लिन चाहिए, और एसे में बिल्कुल एलोबरेटिव चाहिए। एसे में शब्द और सेंटेंस की सदाशयता चाहिए, माने उसमें इजीनेस चाहिए, और यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। हर सेंटेंस के बाद 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लिखना है, जल्दी खत्म करो इसको, 20 क्वेश्चन लिखना है, जल्दी खत्म करो इसको। ये अप्रोच होगा तब। वहां तो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन लिखना है, खूब टाइम है। आप सोचिए, विचारिए, आपके पास फॉर्मेट है ही, फॉर्मेट तुरंत जो भी ऐसे लेना आपने लिया उसका फॉर्मेट पहले बनाइए, लास्ट पेज पर फॉर्मेट बना करके, और उसके बाद लिखना शुरू करिए। 10-15 मिनट लगाइए फॉर्मेट बनाने में, 45 मिनट लिखिए और 10-15 मिनट, 45 मिनट लिखिए, अब 15 मिनट फॉर्मेट बनाइए। अच्छा ऐसे हो जाएगा। 45 मिनट बहुत टाइम होता है तीनों ऐसे के लिए, ठीक है? तो करोगे तो हो जाएगा। तो इसमें एस एक वो हुआ, फॉर्मेट में सोर्स में लिख लो। इसका सोर्स जो कंटेंट होगा, पहले लिखिए कंटेंट। तो जो कंटेंट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इट शुड बी इन फॉर्मेट। कंटेंट में लिख दीजिए पहला, ये मोटे में लिख दीजिए कि ऐसे विल नॉट, मैं ऐसे केवल एग्जाम हॉल में आके टेस्ट सीरीज दे रहे, टेस्ट का ऐसे का पेपर दे रहे, वहीं पर आकर के उसको 800 शब्द में लिखूंगा। अदरवाइज मेरा प्रिपरेशन कभी भी किसी कोई टॉपिक 200 शब्द से ज्यादा नहीं होगा। 200 शब्द को ही बार बार याद करेंगे। आपका इतना दिमाग है कि उस 200 को आप 800 बना लेंगे। 800 मत करिएगा किसी हाल में। तो वही हुआ, कंटेंट में लिख लो इट मस्ट बी इन फॉर्मेट, इट मस्ट कंटेंट लिखो। क्या लिखे हिंदी में लिख लो, यह प्रारूप के रूप में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, इट मस्ट कंटेंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। और तीसरा, यूज ऑफ कोटेशन स्लोगन, स्लोगन और कोटेशन का उपयोग। क्या लिखे, अद्यतन तथ्य का उपयोग, अद्यतन तथ्यों का उपयोग, और अद्यतन तथ्यों का उपयोग दूसरा, और तीसरा स्लोगन एवं कोटेशन का उपयोग। हिंदी में लिख लो, यूज ऑफ स्लोगन एंड कोटेशन, स्लोगन एवं कोटेशन का उपयोग। और चौथा, भाषा में शुद्धि, भाषा की शुद्धि, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शुद्धि।
ठीक है, माने अधिकतम कोशिश होती है कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। सारे जो ब्यूरोक्रेसी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सब थर्ड पर्सन में होता है, कोई भी चीज फर्स्ट पर्सन में नहीं होता है। तो इससे की भी कोशिश होगी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मतलब क्या हुआ, मैं नहीं, मैंने हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। हाँ, तो थर्ड पर्सन में उत्तर लिखा जाता है। तो एक और लिख लो, फोर्थ फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पर्सन में आई वाला नहीं होता, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही और सी में सब में इस तरह से लिखा जाएगा। हमेशा दूसरे को क्रेडिट देंगे। आजकल तो लोग सब किसको देते हैं, सब अपने, मैं, और जब फंसते हैं तो तब होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फेल्योर, नहीं। और पास किए तो फर्स्ट रैंक आ गया तो इट्स आई, फेल किया तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, फेल किया मैंने पास किया, फर्स्ट रैंक आया तो पास किया तो सेल्फ स्टडी। अभी बुला के बिठा के पूछा जाए कि थोड़ा बता, तो आधा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। चले फर्स्ट सेल्फ स्टडी। भाई व्यवहारिक नहीं है सेल्फ स्टडी, अब टाइम लगेगा। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंटेंट के साथ अपनापन के लिए टाइम लगता है। वो कंटेंट क्रिएट करना और उसके साथ अपनापन, और वो अनलिमिटेड कंटेंट है, कहां से ले आएंगे? आ भी जाएगा तो अपनापन कैसे होगा, तब ना लिखाएगा वो, नहीं। तो इसीलिए अच्छा ये कंटेंट हुआ। उसके बाद सोर्स लिख लो। सोर्स इसका क्या होगा, सोर्स क्लास नोट्स, क्लास नोट्स। उसके बाद क्लास नोट्स के बाद क्लास नोट्स, क्लास नोट्स ऑन क्लास में जो वीडियो पड़ा हुआ है सारा, ये सब रिवीजन का। क्योंकि कोई टीचर आएगा अपना तैयारी करके आएगा, तैयारी करके कराएगा, उतना तैयारी आप अपने से कहाँ कर पाएंगे। कोई टीचर मान लीजिए 4 घंटा पढ़ के 3 घंटा पढ़ करके एक टॉपिक आपके लिए तैयार करके लाएगा, तो टॉपिक तैयार करके लाएगा तो उतना टाइम तो आपका बच गया ना। आ करके तैयार करके लाएगा, आपको सुनाएगा, नहीं। तो ये बात होता है, कुछ कम से कम कंटेंट एक फॉर्मेट तो क्रिएट करा देगा ना। अब उसके बाद आप अपने से पढ़िए, नहीं तो उसी चीज को हटा दो तो फिर आपको खुद से करना पड़ेगा वो सब काम, टाइम लग जाएगा, कमांड भी नहीं हो पाएगा उतना। तो ये हो जाता है। उसके बाद एक कुरुक्षेत्र मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन या योजना, कुरुक्षेत्र कॉमा योजना भी। कुरुक्षेत्र से बहुत सारे केस स्टडी मिल जाएगा उसके एसे के लिए आपको, कोई महिला क्या कर रही है, कहाँ का क्या, मुखिया क्या कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे केस स्टडी मिल जाएगा। और फिर न्यूज़पेपर तो है ही, न्यूज़पेपर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, उतना बुक हो नहीं पाएगा है? साइंस का उस तरह से नहीं, विज्ञान प्रगति साइंस रिपोर्टर आता है, लेकिन वो साइंस क्लास वाला से ही होता है, ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल पूछेगा ना, वैसा प्रैक्टिकल लिखा नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर में हाँ एडिटोरियल कोई कोई आता है टॉपिक, जैसे एमएसपी के ऊपर ही आ रहा है, एमएसपी को लेके, ठीक है। तो फिर वहां से कुछ अगर जान पाए तो फिर एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे में पढ़ने समय कि पढ़ेंगे वही, करेंगे वही जो एग्जाम हॉल तक जा सके। जो चीज एग्जाम हॉल तक नहीं जा सकता है तो फिर अब मान लो 800 शब्द आपने लिखा और उसमें का 8 शब्द भी अगर एग्जाम हॉल तक नहीं जा पाया तो वो लिखना तो व्यर्थ हुआ ना। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मेट, और फॉर्मेट को बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो एग्जाम हॉल तक जाएगा। और सच्चाई तो यही है कि एग्जाम हॉल तक क्वालिफाई भी वही करता है जो एग्जाम हॉल तक लेके जा पाता है। बहुत पढ़ते हैं आप 24 घंटे में 20 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी चीजें ऐसे तरीके से पढ़ते हैं जो एग्जाम हॉल तक जा ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ।